हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलिए पहले थ्योरेटिकली समझते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, और फिर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा का एक पावरफुल टूल है जो एक मैकेनिज्म की तरह यूज होगा, जिसका यूज किया जाएगा रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो नॉर्मली मेंटेन रहे। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को लिखते समय ह्यूमन एरर हो सकती है, जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई, ब्रैकेट्स गलत लग गए। तो स्टूडेंट्स, जब प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट करेगा और हमें वो एरर्स को रेक्टिफाई करना होगा, तभी हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा और डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होने के बाद आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, यानी कि रन टाइम पर। तो जो रन टाइम पर आने वाली एरर्स हैं उनको एरर नहीं कह के हम एक्सेप्शंस कहते हैं, क्योंकि वो ओकेजनली रेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसमें हमें वेरिएबल ए को डिवाइड करना है वेरिएबल बी से, यानी कि ए डिवाइड बाय बी करना है हमें, और यूजर से रन टाइम पर हम ए और बी की वैल्यू इनपुट लेंगे। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई, जेवीएम ने डॉट क्लास फाइल को रीड किया, प्रोग्राम रन हो गया। अब हम यूजर से एक वैल्यू इनपुट ले रहे हैं ए में, एक वैल्यू इनपुट ले रहे हैं बी में। यूजर ने ए में इनपुट करा 45 और बी में इनपुट करा 15। तो 45 डिवाइड बाय 15 आंसर विल बी 3 आंसर आ गया। फिर दोबारा रन किया गया, नेक्स्ट टाइम सेकंड रन, ए की वैल्यू हमने इनपुट करी 0 और बी की इनपुट कर दी हमने 5। तो यहाँ पे सिचुएशन बन रही है 0 डिवाइड बाय 5, जो लॉजिकली सही नहीं है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा और जेवीएम थ्रो करेगा आपको एक एरर मैसेज, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो एरर मैसेज आया है ये जेवीएम ने, मशीन ने थ्रो करा है आपको ये बताने के लिए कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। किस वजह से? हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, ठीक है, एक यूजर फ्रेंडली मैसेज सामने आए और आपका प्रोग्राम इस एरर को बाईपास करके नॉर्मल फ्लो में चलता रहे जैसे वो चलना चाहिए। तो अगर हम इस एरर को जो रन टाइम पर आ रही है इसको हैंडल नहीं करेंगे तो एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा, और अगर हम हैंडल कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है रन टाइम एरर्स को हैंडल करने का। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, सामने में देखिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है आपको समझाने के लिए कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं स्टूडेंट्स, यानी सोर्स कोड जब हम टाइप करते हैं तो वहाँ पर बग यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड एरर आने की गुंजाइश होती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बहुत कम ऐसा होता है कि पहली बार में ही प्रोग्राम कंपाइल और सक्सेसफुली रन हो जाए, ठीक है, एरर आने की संभावना बनी रहती है। अब वो एरर दो तरह की हो सकती हैं। पहली, जो ह्यूमन मिस्टेक हो गई है, जैसे कि हमने इनवैलिड सोर्स कोड लिख दिया है, तो वो ह्यूमन मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक कंपाइल टाइम पर रेज होगी, कंपाइलर इसको ट्रेस करेगा और आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं होने देगा जब तक आप उस एरर को रेक्टिफाई नहीं कर लेते। यानी कि ह्यूमन मिस्टेक जो हैं उनको हम एरर कहते हैं और ये कंपाइल टाइम पे रेज होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? यानी बग दो टाइप की होंगी, एक
जो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं और एक जो कोडिंग मिस्टेक्स हैं। हुई तो ये दोनों की दोनों मिस्टेक्स डेवलपर भी ही हैं, मतलब करेगा तो डेवलपर ही ना, प्रोग्राम टाइप कर रहा है, ठीक है। अब प्रोग्राम टाइप करते समय स्पेलिंग गलत कर दी तो वो एरर है, प्रोग्राम टाइप करते समय लॉजिक गलत लिख दिया तो वो एक्सेप्शन है, तो लिखेगा तो हमारा डेवलपर ही, ठीक है। लेकिन इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो ह्यूमन मिस्टेक्स हो गई टाइपिंग वाली, जैसे इनवैलिड, जैसे आप नीचे देखिए इनवैलिड सोर्स कोड, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग गलत हो गई, ब्रैकेट नॉट प्लेस्ड करेक्टली, ब्रैकेट्स आपने सही नहीं लगाए, ओपनिंग क्लोजिंग में ओपनिंग लगा दिया, क्लोजिंग लगाना भूल गए, इस तरह से आप गलती कर रहे हैं। या एक वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं जिसको आप डिक्लेयर करना भूल गए, आपने करा ही नहीं डिक्लेयर, आप यूज़ कर रहे हैं, या यूज़ पहले कर रहे हैं डिक्लेयर बाद में कर रखा है। तो ये सब ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, मतलब टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। ये सब एरर कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? एरर। और ये कंपाइल टाइम पर ही रेज होती हैं और कंपाइलर ही इनको डिटेक्ट करता है। क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि एरर्स मस्ट बी रेक्टिफाइड, अदरवाइज कंपाइलर विल नॉट क्रिएट डॉट क्लास फाइल। क्लियर? इसलिए एरर को आपको रेक्टिफाई करना है, नहीं तो कंपाइलर डॉट क्लास फाइल क्रिएट नहीं करेगा। Therefore, it is necessary that we fix all the errors before we can successfully compile and run the program. तो जब तक आपके प्रोग्राम में एरर है, यानी कि ह्यूमन मिस्टेक्स हैं टाइपिंग वाली, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। क्लियर? कई बार ऐसा होगा कि प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, डॉट क्लास फाइल भी बन जाएगी, लेकिन आप रन कर रहे हो तो प्रॉपर रन नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ ना कुछ जो रिजल्ट है वह अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, तो वो है एक्सेप्शन वाला केस, यानी कि कोडिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये कहलाती है एक्सेप्शन, और ये रन टाइम पर आती है, यानी कि इसको हमारा जेवीएम डिटेक्ट करेगा, इसे हमारा कंपाइलर डिटेक्ट करेगा। ओके, तो कोडिंग मिस्टेक्स का मतलब हो गया इनवैलिड लॉजिक, हमने लॉजिक गलत लिखा है, लाइक इनकरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस या एक्सेसिंग एन इंडेक्स दैट इज आउटसाइड द वैलिड रेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एरे डिक्लेयर करी है, ये लीजिए इंटीजर टाइप एक एरे डिक्लेयर करी जिसका साइज आपने 5 एलिमेंट्स का रखा है, इंटीजर टाइप। ओके, और आप अब यहां पर A6 एक्सेस कर रहे हैं, केवल 5 एलिमेंट्स की एरे है और आप वो एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी तो एक लॉजिकल एरर है ना, ठीक। ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट को एक ऐसा रेफरेंस आप पॉइंट कर रहे हैं या एलोकेट कर रहे हैं जो नल है, जो नल है, तो भी आपकी लॉजिकल एरर है। तो ये सभी एरर्स रन टाइम पर आती हैं जिनको जेवीएम ट्रेस करता है। तो जेवीएम क्या करेगा, चलते हुए प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा, मतलब रोक देगा, और आपके सामने एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज थ्रो करेगा। अब वो सिस्टम जनरेटेड मैसेज जो है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्लाइंट साइड दिखेगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो क्लाइंट साइड रन होता है। तो क्लाइंट वो जो आपके सामने मैसेज आया है ना सिस्टम जनरेटेड, वो क्लाइंट समझ नहीं पाएगा, समझ में आया? वो एक मशीन कोड की तरह होगा, डेवलपर तो समझ सकता है लेकिन क्लाइंट नहीं समझ पा रहा कि वो क्या गलती कर पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जेवीएम जो मैसेज थ्रो करे एक्सेप्शन आने पर, वो एक यूजर फ्रेंडली मैसेज हो, जिससे कि मेरा जो क्लाइंट है जो प्रोग्राम को रन कर रहा है, जिससे मिस्टेक हो रही है प्रोग्राम को रन करने में, वो उस मैसेज को पढ़ के समझ सके कि वो क्या गलती कर रहा है, जिससे कि वो रिपीट ना करे उस गलती को, और प्रोग्राम भी एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, वो एक नॉर्मल फ्लो में जैसे चलना चाहिए वैसे ही वो चले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सोर्स कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कीवर्ड्स, जो हैं ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो
कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सेप्शंस मस्ट बी हैंडल यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, अदरवाइज प्रोग्राम में प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक और may terminate ड्यू टू लॉजिकल एरर। क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि एरर को रेक्टिफाई करना होता है और एक्सेप्शन को हैंडल करना, और ये एक मैकेनिज्म है। ठीक है, आपको इस मैकेनिज्म को अपने प्रोग्राम में लेकर चलना होगा अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम लॉजिकल एरर आने के बाद भी सक्सेसफुली रन हो, नॉर्मल फ्लो में फ्लो करे। तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग को अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए? तो स्टूडेंट्स वो है आपका पहला ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ये 5 कीवर्ड्स हैं जिनका यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए किया जाता है, जिसमें ट्राई और कैच जो हैं ये दोनों ब्लॉक हैं। ठीक है, फाइनली भी आपका ब्लॉक है। इनके अंदर ही हम थ्रोज का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट प्रोग्राम का लिखने का, जिसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करेंगे, वो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है। आपको एक ट्राई ब्लॉक लिखना होगा। देखिए एक ट्राई ब्लॉक है, ठीक उसी का कॉन्जिक्यूटिव कैच ब्लॉक है, ये देखिए, और कैच ब्लॉक का कॉन्जिक्यूटिव फाइनली ब्लॉक है, ये देखिए। इस तरह से आपको लिखना। तो ट्राई में आप वो वाला कोड लिखेंगे जहां पर एक्सेप्शन आने की गुंजाइश है, जहां पर एक्सेप्शन आएगी वो कोड आपने कहा सर जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां लिख रहे हैं इंटीजर c इक्वल टू a डिवाइड बाय b। ओके, तो यहां पर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। कैसे, कब चांसेस हैं? अगर आप a की वैल्यू रख रहे हैं 8 और b की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, अब अभी तो एक्सेप्शन है नहीं, तो ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ट्राई कैच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इसको आप इस तरह से समझिए जैसे आप इफ एल्स का यूज करते हैं। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करती है, कैच एल्स में नहीं जाता। उसी तरह से ट्राई में अगर एक्सेप्शन नहीं आई है, जैसे 8 डिवाइड बाय 2, तो ये तो नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा और आंसर 4 आ जाएगा। तो यहां पर एक्सेप्शन आई नहीं, तो ये कैच में नहीं जाएगा, ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। देखिए अब आपको इसको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं स्टूडेंट्स। आप एक इंटीजर वेरिएबल आपने a डिक्लेयर करा है, एक b डिक्लेयर करा है, आपने c डिक्लेयर करा है। अब आप a में एक वैल्यू रख रहे हैं 15 और b में एक वैल्यू रख रहे हैं आप 3। ओके, अब आपने यहां लिखा है c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, फिर आप लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहां पर आप डिवाइड का आंसर प्रिंट करा रहे हैं, डिवाइड इक्वल टू c। ओके, चलिए अब आप a की वैल्यू यहां पर आपने 15 और b की वैल्यू आपने यहां पर 3 है, तो 15 डिवाइड बाय 3 आंसर विल बी 5। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आंसर आपके स्क्रीन पर 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी के नीचे आपने लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपने यहाँ प्रिंट में लिख रखा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वैसे आपने एक रनिंग स्टेटमेंट लिख रखी है। तो स्क्रीन पर जो आउटपुट आपके सामने आने वाला है ये आपकी स्क्रीन है, और उस पर जो आउटपुट आएगा वो लिखा आएगा डिवाइड इक्वल टू 5 और लिखा आएगा ऑल इज वेल। ये आपका आउटपुट है जो स्क्रीन पर आपको दिखने वाला है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के बाद। क्लियर है, समझ में आ गया? अगली बार जब नेक्स्ट रन हुआ तो ये वैल्यू ना यूजर से, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं स्कैनर क्लास का यूज करूंगा, एंटर ए, फिर यहाँ पर एंटर बी। ठीक है, अगली बार नेक्स्ट में 0 रख दूँ। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गई, तो 0 आते ही 15 डिवाइड बाय 0 हो ही नहीं सकता, ये लॉजिकली होता ही नहीं है।
बस आपका प्रोग्राम यहीं टर्मिनेट हो गया, इसी लाइन पर टर्मिनेट हो गया। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, प्रोग्राम यहीं खत्म हो गया। और स्क्रीन पर जो मैसेज आएगा ना, वो एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज होगा, जो यूजर अगर उसे रीड करेगा ना तो प्रॉपरली समझ नहीं पाएगा। तो हम चाहते हैं ऐसा कुछ करें कि हमारे यूजर को समझ में आए कि हमने वो लिखा क्या है, मतलब वो सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ क्या रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, यही तो वो लाइन है ना जहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो बस इसी के ऊपर आप यहाँ पर ट्राई लिखें, ट्राई, ये लिख दिया। और ट्राई में कौन कौन से तक है, यहाँ तक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर इंटरनली, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनली से चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कैच में आ गए, आप कैच लिख रहे हैं। और कैच में आप यहाँ पर जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है इंटरनली, यहाँ पे जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उस वाली क्लास का नाम आप यहाँ लिखेंगे। तो आपने लिखा है यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास का नाम ही स्टूडेंट यही है। और अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक कंप्लीट वर्ड है, बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है। और उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए ए, और यहाँ पर आप मैसेज लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपने यहाँ लिखा डिवाइड बाय जीरो नॉट पॉसिबल, डिवाइड बाय जीरो नॉट पॉसिबल, ये आपने एक मैसेज लिख दिया। और इसके नीचे आप लिख रहे हैं ऑल इज वेल। ओके, चलिए अब आपने यहाँ पर वैल्यू रखी, यहाँ पे 15 आया, यहाँ 0 आया, तो 15 डिवाइड बाय 0 नहीं होगा। तो बस ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो आउटपुट जनरेट कर ही नहीं सकती ना, यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा ही नहीं। तो बस ये वाली स्टेटमेंट रिप्लेस हो जाएगी। तो जेवीएम पता है क्या लिखेगा, इस लाइन को हटाकर यहाँ लिखेगा थ्रो, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ये कंस्ट्रक्टर कॉल करा। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो आपको पता ही है क्या क्रिएट होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उस ऑब्जेक्ट को आपने फिजिकली कहीं स्टोर नहीं किया, तो वो कहलाएगा एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसको जिसको यहाँ से थ्रो किया गया। अब वो थ्रो होते ही कैच में आया, कैच में ये लिखी हुई है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये वो यहाँ स्टोर हो गया, ये हैंडल हो गया। बस अब आपने प्रिंट करा दिया डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, समझ में आ गया, ये हो गई एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आप चाहते हैं कि जो ऑल इज वेल वाला है ये लाइन प्रिंट हो ही हो, तो आपने इसके ऊपर फाइनली लिख दिया। अच्छा, अगर मैं फाइनली नहीं लिखूं तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, समझाता हूं। देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है वो आप देख पा रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास की है जो थ्रो हुई है। आपने गलती से यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह कोई और क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, ये मिस्टेक हो गई हमसे। हमने यहाँ पर मान के चलिए जैसे ये ऊपर जो थ्रो हो रही है अरिथमेटिक है, और आपने यहाँ पे जो यूज करी वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स स्टूडेंट बहुत बड़ा नाम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मैंने मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब बताइए ऊपर से जो थ्रो हुआ है वो है अरिथमेटिक, और यहाँ पे जब कैच में आए तो यहाँ मिले एरे इंडेक्स। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर तो स्टोर किया ही नहीं जा सकता, तो क्या होगा, ना ट्राई चलेगा ना कैच चलेगा, और आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने ट्राई कैच लिखा तो है लेकिन ट्राई कैच वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सेप्शन आ रही है जेवीएम के थ्रू, जेवीएम ने जो थ्रो करी है वो अरिथमेटिक है, और जो आपने हैंडलर क्लास का यूज किया है कैच के अंदर वो एरे इंडेक्स है। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट किसका है, एरे इंडेक्स का, और ऊपर से जो थ्रो हुआ है वो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। तो ये हैंडल होने का ही नहीं, तो ना इसमें ट्राई चलेगा ना इसमें कैच चलेगा, प्रोग्राम यहीं के यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा। क्लियर, मतलब आउटपुट नहीं आएगा जो आना चाहिए, सिस्टम एरर मैसेज आएगा। आपने कहा ये आना चाहिए जी, ये वो ऊपर वाला ट्राई चले ना चले ये जरूर आना चाहिए, ऑल इज वेल। तो बस आपने इसके ऊपर यहाँ पर फाइनली लिख दिया।
ये लीजिए फाइनली ब्लॉक ले लिया। कैच का कॉन्जिक्यूटिव है, ध्यान रखना, कैच के बाद लिखा आपने फाइनली। तो बस अब देखिए इस वाले केस में ऊपर अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हो रही है और नीचे आपने एरर इंडेक्स ले रही है, तो ये यहाँ पर कैच काम नहीं करेगा, तो ऑल इज वेल प्रिंट होना ही होना है। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाता हूँ, तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। देखिए स्टूडेंट्स, हम यूजर से रन टाइम पर इनपुट लेते हैं स्कैनर क्लास की हेल्प। ओके, यहाँ पर आपने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और आपने यहाँ लिखा एस आउट एंटर ए। एक वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं ए में, जो इंटीजर टाइप है। एक वैल्यू आपने यूजर से दूसरी इनपुट ली है एंटर बी। इसमें आपने वेरिएबल बी का यूज किया है जिसमें वैल्यू आके स्टोर हो रही है इंटीजर टाइप। अब आप यहाँ पर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल सी ले रहे हैं जिसमें आपने ए प्लस बी का ऑपरेशन कराया है, ऐड ऑपरेशन, और उसका आउटपुट आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे आपने लिखा है ऐड इक्वल टू सी। ओके, फिर एक दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप डी में, जहाँ पर आप ए डिवाइड बाय बी कर रहे हैं और यहाँ पर आप प्रिंट करा रहे हैं डिवाइड। ये आपके सामने डिवाइड आ रहा है, और डिवाइड के बाद भी आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ई में, जो है ए इंटू बी। तो देखिए यहाँ पर तीन ऑपरेशंस इस प्रोग्राम में हो रहे हैं, ऐड, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का आउटपुट है आपके सामने ई में। ओके, चलिए अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आपके सामने जो आउटपुट स्क्रीन है वो इस तरह से आएगी। सबसे पहले यहाँ पर मुझसे ए और बी में इनपुट लिया जाएगा, फिर उसको प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आउटपुट आपको दिखाया जाएगा। तो मैंने इनपुट में लिया है 45 ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू इनपुट में लिया है मैंने 15। तो ऐड जो है वो आएगा 45 प्लस 15 इज 60, 45 डिवाइड बाय 15 इज 3, 45 इंटू 15 इज 675। बिल्कुल सही आउटपुट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलिए अब इसको एक बार सेकंड रन एक दोबारा से रन करते हैं। फिर दोबारा से ये ए और बी की वैल्यू हमसे इनपुट लेगा। मैंने इनपुट करा 15 और ए में इनपुट कर दिया 0। 15 डिवाइड बाय 0 होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये एक अर्थमेटिक लॉजिकल एरर है। अब देखिए प्रोग्राम क्या करेगा। ए प्लस, अच्छा पीछे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 15 इनपुट हुई और यहाँ पर बी की वैल्यू 0 इनपुट हुई। तो क्या 15 प्लस 0 हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। तो आंसर सी में आ गया 15। ठीक, क्या 15 डिवाइड बाय 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्रोग्राम यहीं के यहीं टर्मिनेट हो गया, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस लाइन के आगे नहीं जाएगा। लेकिन a इंटू बी तो हो सकता था ना, 15 इंटू 0 आंसर 0 आ जाता, लेकिन इसके आगे गया ही नहीं प्रोग्राम। तो यहीं पर आपको एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा, देखिएगा, ये देखिए ऐड हो गया, और उसके बाद अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गई। बताया था ना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक आपकी प्री डिफाइंड क्लास है लैंग पैकेज की। ये वाला जो एक्सेप्शन है ये जेवीएम ने थ्रो करा है, और मैसेज आया डिवाइड बाय 0। अब देखिए क्लाइंट के सामने अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है तो शायद वो ना समझ पाए कि उसने क्या गलती करी है बी में 0 डालकर। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मैसेज है ये रिप्लेस हो जाए एक यूजर फ्रेंडली मैसेज से, और मल्टीप्लाई तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, यानी प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में पूरा एग्जीक्यूट करे। ठीक है, हो जाएगा। आप यहाँ पे ट्राई लिखिए, लिखा ट्राई। अब ये दोनों लाइनें आपने ट्राई के अंदर ब्लॉक में ले ली, फिर इसके बाद आपने कैच लिखा। ओके, चलिए अब ये ट्राई का ब्लॉक है, ये कैच का ब्लॉक है। कैच में आप उसी क्लास का नाम लिखिए जो यहाँ पर एक्सेप्शन जिसकी आ रही है, वो आ रही है अर्थमेटिक, लिख दिया। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए ए ई।
अब इस लाइन को रीड करने के बाद अगर डिवाइड हो गया सक्सेसफुली तो सिस्टम जनरेटेड वाला आउटपुट आ जाएगा आपके सामने। ओके, या सिस्टम जनरेटेड यानी कि 15 डिवाइड बाय 3, तो सिस्टम आप आउटपुट भेजेगा 3। 15 डिवाइड बाय 3 आंसर विल बी 5, ये आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया 15 डिवाइड बाय 0 तो सीधा कैच में आएगा। अब कैच में आपने क्या प्रिंट कराया, एक यूजर फ्रेंडली मैसेज आप प्रिंट कराइए। तो आपने लिख दिया जैसे सॉरी डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब वही प्रोग्राम दोबारा रन करके देखते हैं विद ट्राई एंड कैच। देखिएगा, ये इनपुट लिया 45 और 5, देखिए ऐड भी हो गया, डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, तीनों आउटपुट सही आए। चलिए फिर एक दोबारा रन करके देखते हैं। अब की बार आपने इनपुट करा 45 और 0, तो देखिए अब के भी प्रोग्राम प्रॉपर रन हुआ है। ऐड भी आया है, डिवाइड के लिए भी आउटपुट दे रहा है जिसमें कह रहा है कि 0 से पॉसिबल नहीं है, और मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, 45 इंटू 0 0 आ गया। यानी कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल नीचे तक गया है, यानी कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा है एंड तक। क्लियर है, समझ में आ गया आपके। अब की बार गलती करते हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह मैंने यहाँ लिख दी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये लिखा मैं। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन इंटरनली बनेगी वो बनेगी अरिथमेटिक की, 0 से डिवाइड होने पर। ठीक है, और वहां से एक्सेप्शन एरे इंडेक्स की आएगी जो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होने की। तो मैं प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। तो एक बार तो प्रॉपर हम वैल्यू रखते हैं, देखिएगा आ गया ना, कैन नॉट फाइंड सिंबल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास में। ये देखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये आपको यहीं पर उसके लिए एरर मैसेज दे रहा है, आईडी आपसे पहले ही कह रही है। ठीक है, अगर आप आईडी का यूज नहीं कर रहे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 2 बार हो गया स्टूडेंट, इसलिए कह रहा है लिखिए। ठीक है, चलिए एक्सेप्शन एक्सेप्शन 2 बार लिख दिया गया गलती से। अब देखिए मैंने रन किया है, अब ए की वैल्यू इनपुट करिए 45 और 3, देखिए प्रॉपर रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब की बार एक्सेप्शन वाली वैल्यू रखते हैं, यानी कि 0 इनपुट करते हैं, 45 0। अब बताइए, जब 45 और 0 रखूंगा तो यहाँ पर जो डिवाइड 0 की वजह से नहीं होगा तो अरिथमेटिक आएगा, थ्रो किया जाएगा, लेकिन एरे इंडेक्स उसको कैच नहीं करेगा। तो ना ट्राई वाला ब्लॉक डिवाइड चलेगा ना सॉरी चलेगा, और प्रोग्राम यहीं के यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आएगा नहीं। ये देखिएगा, ऐड तो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि वो तो सबसे ऊपर लिखा गया है, ट्राई से पहले है तो ऐड तो हो गया, लेकिन ट्राई वाला ब्लॉक में क्या डिवाइड वाला ये डिवाइड आया नहीं आया, क्योंकि वो यहीं से थ्रो हो गया। एक बार ट्राई से बाहर अगर हमारा कंट्रोल आ गया, देखिए ट्राई में ये यहीं पर कंट्रोल है ना, जो एक्सेप्शन आई है, तो अगर हम ट्राई से बाहर आ गए तो दोबारा से ट्राई में नहीं जाते, फिर कैच में आ गए। अब कैच में एरे इंडेक्स था, यहाँ पर हैंडल नहीं हुआ तो सॉरी वाला भी नहीं प्रिंट हुआ, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो मैं चाहता हूँ ये प्रॉब्लम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा, ठीक है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे फाइनली लिख दिया, ये देखिए ये फाइनली ब्लॉक हो गया, ये दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब ये फाइनली जरूर चलेगा। अब क्या देखिए वही प्रोग्राम दोबारा से एबनॉर्मली टर्मिनेट होने के बाद भी फाइनली ब्लॉक आप देखेंगे कि एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए आ गया ना फाइन, देखो ऐड भी आ गया और मल्टीप्लाई वाला फाइनली भी आ गया, फिर टर्मिनेट हुआ आपका प्रोग्राम। और प्रोग्राम टर्मिनेट होने की वजह आपको पता ही है कि आपने यहाँ पे जो हैंडलर क्लास यूज कर रहे हैं वो मैच नहीं हो रही, यहाँ से जो थ्रो की गई है, यहाँ पे थ्रो की गई है अर्थमेटिक, तो आपको यहाँ पर अर्थमेटिक लिखना पड़ेगा, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए अब क्या रन हो जाएगा प्रॉपर। अब आप देखिएगा 45 और 3 रन हो गया, प्रॉपर रन हो गया। ठीक,
दोबारा रन करके देखिए, 45 0 प्रॉपर रन हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? ट्राई कैच फाइनली बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे आप इफ एल्स का यूज करते हैं। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, अब स्टूडेंट्स दूसरा जो स्ट्रक्चर है ट्राई कैच का लिखने का वो है कि आप सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लिख सकते हैं। सिंगल ट्राई की मल्टीपल कैच अलाउड होती हैं, लेकिन मल्टीपल ट्राई की सिंगल कैच नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक ट्राई लिख रहे हैं, ट्राई के बाद आप एक कैच लिख रहे हैं, इसकी हैंडल क्लास, फिर आपने एक कैच और लिखी, ये इसकी हैंडल क्लास, ये देखिए। तो इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं तो ये कोड सही है। लेकिन आप सोचें कि मैं एक ट्राई लिखी, फिर आपने एक दूसरी ट्राई लिखी, फिर एक कैच लिखा और उसके अंदर हैंडल क्लास लिखी, तो आप एक ट्राई की मल्टीपल ट्राई की सिंगल कैच लिख रहे हैं, ये गलत है। मल्टीपल ट्राई की सिंगल कैच नहीं हो सकती, सिंगल ट्राई की मल्टीपल कैच हो सकती है। मतलब एक ट्राई में दो एक्सेप्शन है। क्लियर? अच्छा, अब ये वर्क कैसे करती हैं पहले ये भी समझ लीजिए, इनका वर्किंग कैसे होगा। आपने एक ट्राई लिखा और यहां पर आपने दो कैच लिखी, एक लिखी अर्थमेटिक एक्सेप्शन की, मान के चलिए ए, और दूसरी कैच जो आप लिख रहे हैं वो एरे इंडेक्स के लिए लिख रहे हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की। तो दो कैच हो गई। अब ये एक स्टेटमेंट 1 है और एक स्टेटमेंट 2 है और एक स्टेटमेंट 3 है और एक स्टेटमेंट 4 है, यानी कि इस ट्राई के अंदर मैंने 4 स्टेटमेंट लिखी हैं। अब मैं यहां पर तो डिवाइड परफॉर्म कर रहा हूं, यहां पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं। स्टेटमेंट 2 में स्टेटमेंट 1 डिवाइड की है, स्टेटमेंट 2 प्रिंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 एरे इंडेक्स का है, मतलब मैं एरे को एरे इंडेक्स एरे को एक्सेस कर रहा हूं, ये समझिए, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं। और फोर्थ स्टेटमेंट मेरी फिर प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि यहां पे जो प्रिंट होगा वो डिवाइड का रिजल्ट है। ठीक है, और यहां पे जो प्रिंट होगा वो एरे का एलिमेंट है जो मैंने एक्सेस किया है। इस तरह से है ये। अब देखिएगा, अब मैं एक वैल्यू ए, एक वैल्यू बी और एक वैल्यू में इंडेक्स की ले रहा हूं। ए में इनपुट करा मैंने 8, बी में इनपुट करा 2 और इंडेक्स वैल्यू है एरे की, इंडेक्स वैल्यू जो मैंने इनपुट करा 3। एरे जो है मेरे पास वो 5 एलिमेंट्स की है, 8 2 6 7 3, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। यहाँ पर जो डिवाइड वाली स्टेटमेंट है वो C इजिकल टू A डिवाइड बाई B है, और जो एरे को मैं एक्सेस कर रहा हूँ एरे का इंडेक्स जो मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू पास करूंगा वो होगा। चलिए अब देखिए, A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 2, क्या 8 डिवाइड बाई 2 प्रॉपर डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आंसर C में 4 आ रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रॉपरली रन हो गई, यानी कि मैंने इस पर टिक लगा दिया। टिक का मतलब है कि प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है। तो अब स्टेटमेंट 2 पे आएगा। स्टेटमेंट 1 सही है, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 पे आएगा और रिजल्ट प्रिंट कराएगा 4। ये रिजल्ट प्रिंट हो गया 4। फिर स्टेटमेंट नंबर 3 पे आएगा, एरे के को एक्सेस करेगा, एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू मैंने 3 रखी है, तो इंडेक्स वैल्यू 3 जो है वो 7 है। तो ये वाली भी आपकी प्रॉपर रन हो गई है और इंडेक्स वैल्यू 3 पर 7 आपका निकल के आया है, जो आपने स्टेटमेंट 4 में प्रिंट कराया है, तो यहाँ पर आपके सामने 7 आ गया है। तो आप चेक करेंगे कि आपकी ट्राई की चारों स्टेटमेंट प्रॉपरली रन हो गई हैं बिना किसी एरर के, रन टाइम एरर के। तो ना ये वाला कैच एग्जीक्यूट हुआ, ना ये एग्जीक्यूट हुआ, और आंसर आपके सामने आ गया 4 और 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब सेकंड रन करते हैं, दूसरी रन आ गई, सेकंड रन। सेकंड रन में मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 0 इनपुट ले ली।
अब आप यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो बस यही एक्सेप्शन आ गई, यही यही एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अब ध्यान रखिएगा, सीधा यहीं से बाहर आ गया कैच पे, अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक वाली है, ये एरे इंडेक्स वाला, बस इस वाले पे आ गया कैच वन, इस वाले कैच वन पे आ गया, पहली वाली कैच पे, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन यही मैच करी ना। मैं पूरा अर्थमेटिक लिख दूं स्टूडेंट, यहाँ लिख देता हूँ ARITH अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ये एरे इंडेक्स की है। तो बस यहाँ पे आगे आगे अब जो ट्राई की बची हुई स्टेटमेंट है, जो S2 S3 S4 है, उनको ही रीड ही नहीं करेगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक बार कैच में वापस आ गया, कैच को, ये कैच की बॉडी है, ये कैच की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस जाएगा बाकी बच्चियों को एग्जीक्यूट करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि फिर वापस जा रहा है, नहीं, वापस नहीं जाएगा। अब ये आगे निकल जाएगा, आगे वाली कैच में तो आएगा नहीं, कैच के बाद जो यहाँ पे रनिंग स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस कैच के बाद यहाँ आएगा। हाँ, S2 S3 S4 को रीड ही नहीं करेगा, चाहे वो सही हो तो भी रीड नहीं करेगा, क्योंकि आप एक बार कंट्रोल ट्राई से बाहर आ गया। समझ गए जी? चलिए, अब आप तीसरी रन पे आ जाइए। तीसरी रन आपने तो यहाँ पे 2 रखा और इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर रख लिया आपने 6, तो 8 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 4। पहली एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड वाले पे जाके इसने 4 को प्रिंट करा दिया, सेकंड भी हो गई, तीसरी वाली गलत हो गई, तो बस प्रिंट होगा ही नहीं, ये सीधा आपको बाहर निकाल देगा इस वाली कैच पे, क्योंकि एरे इंडेक्स यहाँ पर है और यहाँ से सीधा बाहर, वापस नहीं जाएगा S4 पे एग्जीक्यूट कराने। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इस तरह से ये मल्टीपल कैच काम करेगी। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, एंटर ए एंटर बी, यहीं पर मैंने एक एस आउट और लगाया जिसमें मैंने यूजर से इनपुट लिया एंटर इंडेक्स। चलिए, इंडेक्स के लिए मैंने वेरिएबल आई का यूज कर रहा हूँ, एस डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। और एक मैंने एरे डिक्लेयर कर रखी है, इंटीजर जेड एरे, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स स्टोर करा रखे हैं। ठीक है जी, ये रहे आपके पास। अब मैं यहाँ पर जो काम करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो ये है कि मैं सबसे पहले ये जो, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ए ऐसे लिखिए, ठीक है। ये आगे ये जो जेड है ना, जो नई डिक्लेरेशन आई है, पहले तो आप एरे को डिक्लेयर इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन आज जो मॉडर्न है उसमें, मॉडर्न जो हमारा एरा चल रहा है जिसमें जावा अपडेट हुई है, तो उसमें ना ये ब्रैकेट्स आप यहाँ की बजाय यहाँ लगाइए। मतलब आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी, बस वो एक वार्निंग आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, पीछे की तरफ लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे भी लगा के देखिएगा, चलेगा। सबसे पहले आपने एक ट्राई लगाया और आपको पता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आने के 2 चांसेस हो रहे हैं, एक तो डिवाइड की आ सकती है और एक ऐसा हो सकता है कि एरे का इंडेक्स हम आउट ऑफ रेंज कर दें। तो आपने एक ट्राई के साथ 2 कैच लगाए। पहली वाली स्टेटमेंट में आप ए डिवाइड बाय बी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है डिवाइड की 0 के साथ, ये आपने प्रिंट करा दिया। अगर नहीं आई तो ये डिवाइड वाला आंसर आपके सामने आ जाएगा जो सी में रिजल्ट देगा। चलिए, इसी के साथ आपने एरे इंडेक्स को भी आपने गेट करने की कोशिश करी, तो आपने एलिमेंट लिया है ई में और आप यहाँ पे लिख रहे हैं ए, सॉरी ए नहीं, एरे हमारा जेड है और आई लिख रहे हैं, लीजिए हो गया। और फिर आप यहाँ पर उसको प्रिंट करा रहे हैं एरे के, जो हमारे पास किस में आया है, ई में। चलिए, हो गया। अब अगर बाई चांस डिवाइड नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन का यूज कर रहे हैं हैंडल करने के लिए, अर्थमेटिक वाली, और जिसमें आप लिख रहे हैं डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए। अब दूसरे में आप एरे इंडेक्स का यूज कर रहे हैं, ए आई, जिसमें आपने प्रिंट करा रखा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मस्ट बी
बिटवीन 0 to 4, ये लीजिए, जैसे यूजर को सब पता है। और फाइनली भी आप यूज करना चाह रहे हैं कि फाइनली ब्लॉक भी लगाना चाह रहे हैं कि फाइनली ये एग्जीक्यूट हो, जिसमें आपने प्रिंट करा दिया फाइनली ऑल इज वेल। अब आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो या ना हो, ऑल इज वेल तो प्रिंट हो नहीं होना है। चल अब आप इसे रन करके देखिए। फर्स्ट रन, वैल्यू हमने रखी 45 ए की, वैल्यू रखी बी में 5, इंडेक्स वैल्यू रखी आपने 3, प्रॉपर आउटपुट आया है। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इंडेक्स वैल्यू जो 3 है एरे की, उस पर 91 स्टोर है और ऑल इज वेल। ये देख लीजिए, आप चाहे तो यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। 0 1 2 3 प्रॉपर, बिल्कुल 91 आपके 3 इंडेक्स पर है। चलिए फिर रन करके देखते हैं एक बार। अब क्या आपने इनपुट करी 45, 0, इंडेक्स वैल्यू आप ले रहे हैं 2, लेकिन आपने देखा कि डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो यहीं से बाहर आ गया। एरे इंडेक्स को तो उसने चेक करा ही नहीं, जबकि एरे इंडेक्स 2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो यहीं से वापस आ गया। सीधा यहां से इंडेक्स उनने चेक करा, ये वाला स्टेटमेंट, ए डिवाइड बाय 0 नहीं हो पाया, सीधा बाहर कैच में गया, डिवाइड बाय 0 और ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आपने देखा हो प्रिंट हुआ था, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, देखिए 45 0 2, देखिए ऑल इज वेल, क्योंकि वो फाइनली है। क्लियर। चलिए एक बार दोबारा रन करते हैं। अब की बार आप इंडेक्स गलत दब के देखिए, 45 डिवाइड बाय 3, इंडेक्स वैल्यू रख रहे हैं आप 6, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो देखिए डिवाइड हुआ, आंसर आया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आया, ऑल इज वेल आया। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये देखिए, कोई डाउट? चलिए, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर कहता है कि आप सिंगल ट्राई की मल्टीपल कैच की बजाय एक लाइन में लिख सकते हैं मल्टीपल एक्सेप्शन। कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शन इन वन लाइन, यानी कैच के अंदर आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, हैंडलर क्लास लिख सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा, पहले इसको यहां पे समझिए। आपने एक ट्राई लिखा और यहां पर दो एक्सेप्शन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, यहां पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी और यहां पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की आएगी। अब तक आप क्या कर रहे थे, दो कैच लिख रहे थे, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए और एक लिख रहे थे आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए। ठीक है, ये भी सही है, सही है, प्रॉपर है, आउटपुट सही आएगा। लेकिन अब की बार आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के लिए मैं एक ही कैच लिखूं, है ना, एक कॉमन मैसेज देना चाहता हूं दोनों के लिए, तो आपने यहां पर कैच लिखा। अब स्टूडेंट, और यहां पर आप एक कॉमन स्टेटमेंट, एक कॉमन मैसेज देना चाहते हैं, तो आप यहां पे लिखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का नाम, फिर एक और ऑपरेटर लगाइए, सिंगल लगाना है, बिटवाइज वाला, दो नहीं लगाना, एक लगाना। फिर एरे इंडेक्स का नाम लिखिए, मतलब एरे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, जैसे आपने बना लिया ए ई। अब अगर ये वाली एक्सेप्शन आई तो ये वाली हैंडलर क्लास बनेगी और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका बन जाएगा। अब अगर ये वाली आई तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी और ये ऑब्जेक्ट एरे इंडेक्स का बन जाएगा, किसी एक का बनेगा, और है ना, तो या दोनों दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगी नहीं, या तो ये होगी तो ये ऑब्जेक्ट इसका बन जाएगा, अगर ये वाली एग्जीक्यूट हुई तो ये ऑब्जेक्ट इसका बन जाएगा। क्लियर, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए ही मत, ऑब्जेक्ट ओ भी रख लीजिए। अब या तो ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, अर्थमेटिक का, ये अर्थमेटिक या एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का, किसी एक का, और कॉमन मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, यही प्रोग्राम आपके सामने है, इसी में हम कर लेते हैं इसको। यहीं पर आप देखिए, यहीं पर मैंने और ऑपरेटर लगाया और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को यहां से कट करके यहां रख लिया, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी।
ओके, ये रखिए। अब ये आप हटा दीजिए, ये इस तरह से बन रहा है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा ओबी, अगर यहाँ पर अर्थमेटिक वाला आया तो ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर एरे इंडेक्स का आया तो ये एरे इंडेक्स का बनेगा। और कॉमन मैसेज रख दीजिए यहाँ पर, समथिंग, बस ऐसे लिख दिया आपने। दोनों एक्सेप्शन के लिए कॉमन मैसेज। रन करके देखिए, ये देखिए 4502 समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए एक बार दोबारा रन करिए। 4539 डिवाइड हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऑल इज वेल। क्लियर? अब आप कहते हैं नहीं सर ऐसा करिए कुछ कि इसके लिए भी अलग मैसेज आए, इसके लिए अलग मैसेज आए। हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है। आपको इस ऑब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक का है या ऑब्जेक्ट एरे इंडेक्स का है, तो आपको यहाँ पर इफ लगाना पड़ेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में चेक करा था। आप यहाँ चेक करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्ट, अगर ये है तो आप यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा सकती हैं या करा सकते हैं, ये देखिए डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल। हो गया। फिर दूसरा एक इफ लगा लीजिए या एल्स लगा लीजिए। आपने लिखा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, अगर इसका है तो एस आउट एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हो गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन का है, ये एरे इंडेक्स का है। आप इफ एल्स लगा सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं एक ही कैच में। ये देखिए आ गया ना, डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल। चलिए दोबारा रन करके देखिए एक बार। 45 3 और 9, ये देखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चल गया। और अगर आप प्रॉपर वैल्यू रख रहे हैं तो बिल्कुल ये आपको आउटपुट जो है सिंपल देगा, 50 डिवाइड बाय 2, इंडेक्स वैल्यू इज 2, प्रॉपर रन। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? इस तरह से आप बेसिक स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है आपका ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया स्टूडेंट्स। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए ये आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि थ्रो और थ्रोज किस तरह से वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।